हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उनको देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है संविधान में दिया हुआ। ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में मेंशन किया गया है, पार्ट 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पार्ट 2 भाग 2। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 मेंशन किए गए हैं और यहाँ नागरिकता के बारे में बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 12 से 35। इनमें मौलिक अधिकार मेंशन किए गए हैं भाग 3 के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ये जो पूरा पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाग 3 में क्या मेंशन किया गया है, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35 तक। अब ये कितने अधिकार हैं हमारे पास मौलिक अधिकार, तो 6 तरह के अधिकार हैं। एक चीज़ ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान आया था फोर्स में, उस समय पर हमारे पास 7 अधिकार हुआ करते थे मौलिक अधिकार, लेकिन फिर बाद में एक को हटा दिया गया। कौन सा अधिकार है वो? संपत्ति का अधिकार। उसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर हमने एक नॉर्मल वैधानिक अधिकार बना दिया। अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ये हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 वही अधिकार है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कौन सा हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो 19 के अंदर ही 6 तरह की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। ये कौन सी हैं? तो 19A, B, C, D, E और G। F यहाँ पर मिसिंग है। F क्या है? तो F जो है, पहले मैंने बताया ना, पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, एक संपत्ति का अधिकार भी था। तो F में भी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड ही प्रोविज़न दिए गए थे। और वैसे हम आर्टिकल 31 जो है ये रिलेटेड था संपत्ति के अधिकार से। तो 19F को भी हटाया गया और 31 को भी हटा दिया गया मौलिक अधिकार की कैटेगरी से। तो ये 19 के अंदर 6 अधिकार हैं। ये 6 अधिकार वही हैं कि संघ बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, ये सारे अधिकार आते हैं 19 के ये सारी सब कैटेगरीज में। आगे देखिए 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। DPSP इनको बोलते हैं शॉर्ट में, और ये भाग 4 के अंदर हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जैसे कि 39A 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करता है। अब एक चीज़ ना मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये बाध्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें जो चीज़ लिखी गई है ना ये करनी ही करनी है, अगर नहीं की जाएगी तो हम इसके लिए इसकी मांग करने के लिए कोर्ट के पास जाएं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये नाम से समझ में थोड़ा आना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं जो निर्देश देते हैं राज्य को। जब भी राज्य कोई नीति बना रहा है तो उसे निर्देश प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस तरह से काम करना है लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य है या जो हमारी सरकार है वो कोशिश करेगी कि समान न्याय सबको दिया जाए और निःशुल्क फ्री में लीगल एड प्रोवाइड की जाए, फ्री में कानूनी सहायता लोगों को प्रोवाइड की जाए। लेकिन ये कोशिश करेगा राज्य ऐसा हो। अगर राज्य के पास पैसा है, संसाधन है, तो वो ऐसा करेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं करेगा। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें मुकदमा लड़ना है तो हमें सरकारी वकील जो है उसकी सुविधा मिलती है। लेकिन अगर मान लो कि सरकारी वकील कोई अवेलेबल नहीं है या हमें नहीं मिल पाया, तो हम उसे उस अधिकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि देखिए सर हमें सरकारी वकील चाहिए और नहीं मिल रहा है तो हमें दिलवाइए। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये निर्देश है कि सरकार कोशिश करे, राज्य कोशिश करे कि ये प्रोवाइड किया जाए। ऐसे ही 40 जो है ये ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है। तो ये वाला जो है, अब इसके लिए देखिए स्टार्टिंग में ये रख दिया गया था, स्टार्टिंग में संविधान में इसको DPSP के अंदर रखा गया। ऐसा माना गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करेंगे ही, चुनाव करवाएंगे और गठन करेंगे। लेकिन फिर क्या देखा गया, आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से कहीं भी पंचायत का गठन हुआ नहीं। एक बार इलेक्शन हो गया, फिर इलेक्शन ही नहीं हुआ, पूरी ज़िंदगी तक वही सरपंच चल रहे हैं, या कहीं पर इलेक्शन ही नहीं हुए, ऐसे ही कोई भी बन गया, ऐसे ही काम चल रहा है। तो जब देखा कि प्रॉपर नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो फिर क्या किया गया, 73rd 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके ज़रिए फिर पंचायत और नगर पालिका इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया।
पहले संवैधानिक दर्जा इनको नहीं मिला हुआ था, पहले ये डीपीएसपी का पार्ट थे आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में। फिर है अनुच्छेद 43 42 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में है। फिर है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसकी अभी बहुत बात चल रही है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है, और गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर यूसीसी ऑलरेडी लागू है समान नागरिक संहिता, वो है गोवा। लेकिन क्या है ना कि गोवा में थोड़ा सा अलग है समान नागरिक संहिता वहाँ का, लेकिन जो हमारे संविधान में जिस तरह समान नागरिक संहिता मेंशन किया गया है वो अभी उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है। फिर है आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये करता है। और ये चीज़ याद रखिएगा, हमारा अनुच्छेद 21A 21 क्या है, हमने पीछे देखा था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हमारे फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार है हमारे। तो 12 से 35 के पीछे 21 भी आता है, तो 21 भी हमारा मौलिक अधिकार है। और 21A कभी भी कोई भी अनुच्छेद है उसके आगे कैपिटल लेटर में कोई भी लिखा हुआ है, कुछ भी कैपिटल लेटर में कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ऐसे 21 में ए है, ऐसे कोई भी लिखा हुआ है, तो इस कैपिटल का मतलब होता है कि वो चीज़ संशोधन के ज़रिए लागू की गई है, संशोधन के ज़रिए लाई गई है। अगर जैसे हमने देखा था 19 में ए बी सी स्मॉल लेटर्स में था, वो इसका मतलब होता है कि ये ऑलरेडी संविधान में था। ओरिजिनल संविधान जब लाया गया था उसमें ये चीज़ें थी, लेकिन अगर कैपिटल लेटर में आ रहा है तो फिर उसको संविधान संशोधन के ज़रिए शामिल किया गया है। डिफरेंस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 21A, मैं बता रही थी आपको, सॉरी मैं 21A के बारे में बता रही थी आपको। 21A जो लाया गया, इसमें क्या दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है हमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा सरकार प्रोवाइड करेगी। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारे 21A में है। और ये अधिकार जो है ये 45 से ही लिया गया है, ठीक है। 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इसी को एक मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्रोवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, जैसे पंचायत का पूछते हैं ना कि पंचायत का जो गठन किया गया 73वें 74वें संशोधन के जरिए कौन से आर्टिकल से प्रेरित है, वो 40 से। इसी तरह शिक्षा का अधिकार 45 से लिया गया है। फिर आर्टिकल 46 SC ST और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है कि राज्य कोशिश करेगा ऐसी। अनुच्छेद 48A, अब यहाँ पर ए बड़ा है, इसका मतलब कि ये संशोधन से लाया गया है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और लास्ट अनुच्छेद 36 से 51 है ना, तो लास्ट जो 51 है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि ये करे। आगे देखते हैं, अब है भाग 4A, इसके अंदर दिया गया है अनुच्छेद 51A। अब ये 4 में ए भी बड़ा है, 51 में ए भी बड़ा है, मतलब ये पूरा भाग जो है इसको संशोधन के ज़रिए शामिल किया गया है। यहाँ पर हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। और इनको कब शामिल किया गया था, 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए, 42वां संविधान संशोधन के ज़रिए इस पार्ट को शामिल किया गया। कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास, तो कुल 11 मौलिक अधिकार हैं। शुरुआत में केवल 10 थे, अभी 11 हो गए हैं, ठीक है। बाद में एक और जोड़ा गया था। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, सर्च कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा कि मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति थी जिसने रिकमेंड किया था, कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है क्या प्रोसेस होगा। अनुच्छेद 58 योग्यता के बारे में बताता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी एज 35 साल या उससे ज़्यादा है, वो बन सकता है राष्ट्रपति देश का, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 61, ये महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। संसद में पूरी प्रोसेस चलती है, संसद में जो है पास किया जाता है महाभियोग का जो बिल लाते हैं। अगर वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ता है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 61 में। अब देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की स्थिति लगभग समान है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। तो बस उस हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति बड़ा है, राष्ट्रपति का पद बड़ा है, राज्यपाल का उससे छोटा है, लेकिन बहुत सिमिलर है। जो स्थिति राष्ट्रपति की केंद्र में है वही स्थिति राज्यपाल की राज्य में है। तो इनके आर्टिकल्स साथ में ही देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की बात करता है, 54 नियुक्ति की बात करता है, अपॉइंटमेंट की। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सबसे वरिष्ठ जो
जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा दिलवाई जाती है अगर हमारे चीफ जस्टिस मौजूद नहीं हैं तो। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल की बात करता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस बताई गई है, नियुक्ति की। फिर शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, इनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। अनुच्छेद 213 ये अध्यादेश के बारे में है राज्यपाल के। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति भी, और दोनों के आर्टिकल्स के नंबर आप देखेंगे तो सिमिलर ही हैं, बस नंबर्स आगे पीछे हुए हैं। ये है 123, ये है 213, ठीक है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में है, इसी तरह राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। अब देखिए लोकसभा जो हमारी है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अब तो महिलाओं को भी मिल गया है 30%, और SC/STs को ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये हमारा RPA एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का जो है, उसके तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल है अनुच्छेद है 330। इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग SCs को 84 सीट्स और STs को 47 सीट्स रिजर्व करके दी गई हैं, ठीक है। अब आर्टिकल अनुच्छेद 331, इसमें 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नामांकित होंगे, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा लोकसभा में, ये चीज़ बोली गई, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में आरक्षण की बात करता है SC और STs की, और 333 राज्य विधानसभा में एक नामांकित एंग्लो इंडियन। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को किया जाता था, जिसको अब नहीं करते हैं। राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नामांकित किया जाता है, इसको अभी ख़त्म नहीं किया गया है, ठीक है। अब केंद्र और राज्य दोनों के प्रोविजन साथ में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में है आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 78 में कर्तव्य दिए गए हैं प्रधानमंत्री के, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है अनुच्छेद 76। अब स्टेट की बात करें तो अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के बारे में है, 164 नियुक्ति बताता है मुख्यमंत्री की किस तरह होगी, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, और 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल अनुच्छेद 80 का क्लॉज 3 ये बताता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और ये 12 सदस्य कौन सी फील्ड से होंगे, ये लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस, ये 4 फील्ड से 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की बात करता है। तो देखिए यहाँ भी नंबर का हेर फेर है, सिर्फ 124 214। रिट पावर, रिट जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 के अंदर है। अनुच्छेद 32 हमारा कौन सा है, मौलिक अधिकार है। 12 से 35 है ना मौलिक अधिकार, तो 32 भी इसके अंदर आता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार अगर हमारे हनन उनका होता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास हम जा सकते हैं रिट जारी करवाने के लिए, अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट के पास भी रिट जारी हो सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं करता, वो कुछ और मामला है ना, उससे रिलेटेड भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में हम देखें तो हाई कोर्ट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है रिट की। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति देखिए, तो अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बोलता है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हमें पता ही है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, ये चीज़ बोली गई है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 66 किस बारे में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 69 शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है, और अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। मतलब अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति बीमार हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, छुट्टी पर है, या कोई और प्रॉब्लम है, डेथ हो गई है उनकी, उस टाइम पर राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। ये कहा गया अनुच्छेद 70 में। फिर आते हैं अब कुछ ऐसे आर्टिकल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है हमें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग के बारे में है। अब ये क्या होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कानून पास करना हो तो इन दोनों की ज़रूरत होती है हमें,
है ना, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं संसद। तो कोई भी बिल आ रहा है जिस पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है ठीक से कि बिल ये पास हो या नहीं हो, है ना, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है या तो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी, तो ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक साथ आकर बैठते हैं। फिर उस बिल पर वोटिंग होती है, या फाइनल बताओ पास करना है या नहीं करना, तो वहाँ पर फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो ये किस में बोला गया, अनुच्छेद 108 में। 110 धन विधेयक मनी बिल की डेफिनेशन बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मनी बिल धन विधेयक जो है उसको लेकर लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए उस बिल को रख सकता है, मनी बिल को, उसके बाद वो वापस दे या नहीं दे पास माना जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है ताकि लोकसभा ना बहुत ज़्यादा अपनी पावर को ज़्यादा गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए ज़रूरी है कि डेफिनेशन दी जाए, उसकी परिभाषा हो कि धन विधेयक एक्चुअली में कहा किसको जाएगा। तो ये परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। ठीक है, अगला आता है अनुच्छेद 112। इसमें हमारा बजट दिया गया है, बजट के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं है, बजट की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट शब्द नहीं है संविधान में कभी कहीं भी। अनुच्छेद 148 कैग के बारे में है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु प्रोविज़न किए गए हैं। रिवर डिस्प्यूट अगर होता है दो राज्यों के बीच, तो दो राज्यों के बीच या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच, तो उसको निपटाने के लिए किस तरह निपटाया जाएगा, ये सारी दी गई है प्रोसेस। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है, इंटर स्टेट काउंसिल। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, और भाग 15 में इसके बारे में बात की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की भी व्यवस्था है संविधान में, वो आर्टिकल 243 के अंदर है। और ये याद रखिएगा 243 जो है आर्टिकल, ये 73वां और 74वां संशोधन आया था ना, पंचायतों का गठन किया गया जिसके ज़रिए, वो आर्टिकल है ये। और उसी टाइम पर राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो पंचायत और नगर पालिका का इलेक्शन है वो हमारा देश का निर्वाचन आयोग नहीं देखता है, वो काम राज्य चुनाव आयोग का है। ठीक है, अब यहाँ पर इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। आपातकाल जो हमारे यहाँ लगाया जाता है, 3 तरह का आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है, राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 365 में दिया गया है मेनली, पर 356 भी इसी बारे में है। ठीक है, तो दोनों ही इससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, पहले जो है राष्ट्रीय आपातकाल इस आधार पर लगाया जा सकता था। वैसे तो कई सारे आधार होते हैं ना कि राष्ट्रीय आपातकाल लग सके, कोई युद्ध हो गया है, बाह्य आक्रमण हो गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो। लेकिन पहले क्या शब्द था यहाँ पर, एक आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक गड़बड़ी अगर कुछ होती है तो उस आधार पर लगाया जा सकता है। अब सोचिए थोड़ा कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो है ये बहुत वेग सा है कि आंतरिक गड़बड़ी किसको बोलेंगे। तो आंतरिक गड़बड़ी का सहारा लेते हुए ही इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया था देश में, है ना। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया और ये बोला गया कि आंतरिक गड़बड़ी जैसा कोई शब्द नहीं होगा इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल तभी लग सकता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति हो, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी तो डिफाइन ही नहीं की जा सकती। जैसे इंदिरा गांधी ने भी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया था, लेकिन आंतरिक गड़बड़ी मतलब क्या, चुनाव में वो हार रही हैं, इसको आंतरिक गड़बड़ी बोला जाएगा, या फिर देश उनके खिलाफ थोड़ा जा रहा है जनमत, इसको आंतरिक गड़बड़ी बोलेंगे, इसको तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये शब्द हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। ठीक है, आई होप क्लियर होगी चीज़ें। अब दो और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। ये किस बारे में है, तो जब आपातकाल लगता है देश में तो उस समय पर हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बारे में ये दोनों आर्टिकल्स हैं। अब ये दोनों क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। 358 जो है ये आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 जो है ना हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसको ख़त्म करता है। तो जैसे ही आपातकाल लगता है देश में, ये वाला अनुच्छेद अपने आप ख़त्म हो जाता है, ये वाला अधिकार अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपातकाल लगता है तो आप ये नहीं कर सकते ना आपातकाल के टाइम पे कि आप सभा सम्मेलन कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी घूम रहे हैं। आपातकाल तो लगा ही इसलिए क्योंकि इमरजेंसी वाली स्थिति आई है देश में,
तो ऐसे में स्वतंत्रता लोगों की खत्म हो जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 19 हमारा अबॉलिश हो जाता है। आर्टिकल 359 बाकी अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकार, ये केवल 358 केवल 19 के बारे में है और 359 बाकी सारे अधिकारों के बारे में। अब इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि अनुच्छेद 20 और 21 हमारे जीवन का अधिकार और 21 में दोष सिद्धि का अधिकार है ना, जेल वाला है, ये जेल से रिलेटेड जो है आर्टिकल। तो 20 और 21 किसी भी आधार पर ख़त्म नहीं होंगे। मतलब ये नहीं है ना कि अगर इमरजेंसी लग गई है तो सरकार को आपको मारने का अधिकार हो गया, जीवन खत्म करने का अधिकार हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए 20 और 21 किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होंगे। 20 और 21 के अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे मौलिक अधिकार के, उनको प्रेसिडेंट अबॉलिश कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सारे के सारे निलंबित कर सकते हैं, वो अगर चाहे तो सिर्फ 1-2 अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, या जैसे भी करें। 19 जो है वो तो अपने आप ही हो जाएगा, जैसे ही इमरजेंसी लगी अपने आप अबॉलिश, निलंबित हो जाएगा। और 359 के तहत बोला गया है कि 20 और 21 किसी हाल में निलंबित नहीं होगा, और 20 और 21 के अलावा और 19 के अलावा बाकी जितने हैं उनमें से जो भी अधिकार को निलंबित करना चाहें राष्ट्रपति कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। थोड़ी सी आदत डाल लीजिए चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझने की, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम एक नागरिक भी हैं, तो संविधान को उस हिसाब से समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमें अपने अधिकार, संविधान के प्रोविज़न सब अच्छे से पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में तो आपको ये हेल्प करेगा ही, लेकिन एक जागरूक नागरिक बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो समझना इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को। आगे है अनुच्छेद 338, 338 ए, 338 बी। अब देखिए ए भी बड़ा है, बी भी बड़ा है, इसका मतलब संविधान संशोधन के जरिए आई ये चीज़ें। इसमें क्या है, एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन इनके तहत किया गया है, ठीक है। 339 से 342 में क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है, यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी उनका वर्णन किया गया है। 266 में संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, इसकी बात की गई है। और संचित निधि एक ऐसा फंड है हमारा जो सरकार के सारे खर्चे होते हैं ना यहीं से होते हैं, और सरकार संसद की परमिशन के बिना यहाँ से पैसा नहीं निकाल सकती है। संसद की स्वीकृति चाहिए संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, और यहीं से सारे इसी फंड से सारा खर्चा सरकार का चलता है। फिर 267 267 आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड की बात करता है। और ये क्या है ना, ये जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति के कंट्रोल में एक तरह से रहती है। ये ऐसी सिचुएशन के लिए आती है जब कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई बहुत ज़रूरत आ गई है, जैसे कोई कहीं पर बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया है और बहुत ज़रूरत पड़ गई है पैसों की वहाँ पर। बजट में तो प्लान्ड चीज़ें रहती हैं कि हम इस स्कीम पर खर्च कर रहे हैं, यहाँ खर्च कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर अब अचानक से कोई विपदा आन पड़ी है तो उसमें क्या करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आकस्मिक निधि होती है कि अचानक कोई ज़रूरत पड़े तो यहाँ से पैसा उठाया जाएगा, और यहाँ से राष्ट्रपति जो है उनके अंडर में ये होता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान के बारे में है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देता था लेकिन अभी नहीं। 371 नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्य के कुछ राज्यों को स्वायत्तता देता है। अब जैसे 371 ए से लेकर जे तक प्रोविज़न किया गया है, तो इन सारे आर्टिकल्स में नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों के लिए, और भी कई सारे राज्य हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि ये जो सारे स्टेट देख रहे हैं और बाकी जो 371 में जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या है, जनजातीय संस्कृति बहुत ज़्यादा है, जनजातीय लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जनसंख्या उनकी ज़्यादा है। तो इसीलिए उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए उन्हें कुछ कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके लिए। 371 में ही, मतलब 371 जो आर्टिकल है इसके अंदर ही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ मामलों में विशेष उपबंध है, ठीक है। धीरे धीरे इनको ख़त्म भी कर दिया जाता है विशेष प्रावधानों को राज्यों के लिए, और कुछ को ऐड भी कर दिया जाता है जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। तो अब हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली, अब क्वेश्चंस के थ्रू कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मूल रूप में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, 395 अभी भी हैं। ऐड जो हुए हैं कैसे हुए हैं मैंने बताया था, 21 ए ऐड हुआ है, 39 ए ऐड हुआ है, 338 ए और बी ऐड हुआ है ना। तो अब देखिए 338, हाँ 339 थोड़ी ऐड किया है, 338 के अंदर ए और बी कर दिया। तो अगर हम सीरियल वाइज देखें कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके देखें तो अभी भी 395 ही हैं, बस नंबर ऑफ अनुच्छेद वो बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी में भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था बजट शब्द, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बजट शब्द का, तो बजट शब्द का तो कहीं भी उल्लेख नहीं है।
बजट के बारे में बताया गया है तो हम फिर भी एक बार बोल सकते थे कि अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको मेंशन किया गया है। फिर अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में है। 108 हमने देखा था, ये संयुक्त अधिवेशन के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? ये है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे हमारे पास। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अभी 11 हैं फिलहाल हमारे पास। 11वें को जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिए। और कहाँ से प्रेरित है ये? तो यूएसएसआर, अभी इसको रशिया के नाम से जानते हैं, यहाँ से प्रेरित हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये प्रावधान है 280 में। गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 51, डीपीएसपी का लास्ट। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। राज्यपाल के पास भी सेम शक्ति है ये, अनुच्छेद 161 के अंदर। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है? हमने देखा था ना, मुख्यमंत्री का कर्तव्य दिया गया है अनुच्छेद 167 में, 167 में। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है? यह है अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? मंत्रिपरिषद की बात करता है अनुच्छेद 74। और इसी में प्रधानमंत्री के बारे में भी मेंशन है, ठीक है, कि राष्ट्रपति को परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के लिए कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? यह है 338। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ये है 226। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है? यह है हमारा अनुच्छेद 52। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी। वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के आधार पर? वित्तीय आपातकाल के लिए है अनुच्छेद 360। B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 32। और प्रस्तावना जो है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रावधान अनुच्छेद 355 में दिया गया है, ठीक है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 19 में आता है। 19 के अंदर 6 अधिकार हैं, जिनमें से एक ये भी है। विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? विधान परिषद की व्यवस्था 169 में की गई है। और याद रखिएगा, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के फिलहाल सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी सारे राज्यों में केवल विधानसभा है। तो विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 में बात की गई है। राज्य चाहे तो प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेज सकते हैं कि उन्हें अपने यहाँ पर विधान परिषद चाहिए। अगर हटानी हो, किसी के यहाँ पर है विधान परिषद और उन्हें नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी प्रस्ताव पास करके वो संसद के पास भेज सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन पूरी तरह से संसद का होगा कि विधान परिषद रखनी है या नहीं रखनी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा इसके थ्रू। और मुझे बताइएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको इसी तरह डिटेलिंग में चाहिए, या फिर डिटेल्स आपको कम लगी, थोड़ी और चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा लगी, कम चाहिए, ठीक है। देखनी आप ही लोगों को है, तो बताइएगा।